न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सुनकर बहुत भारी भरकम लगता है ना? यह किसी हिस्ट्री बुक या पॉलिटिकल स्पीच की बात लगती है, और सच कहूं तो यह वहीं से आया है। आसान शब्दों में यह शब्द दुनिया की पॉलिटिक्स के काम करने के तरीके में एक बड़े चेंज को बताता है। यह पावर के एक नए ग्लोबल सिस्टम को बताता है। इसका मतलब कंट्रीज के बीच नए अलायंस, नए इंटरनेशनल रूल्स, या फिर यह हो सकता है कि कौन सी कंट्रीज सबसे पावरफुल है, इसमें चेंज हो जाए। यह एक ऐसा आइडिया है जो दुनिया के स्टेज पर कंट्रीज के एक दूसरे से रिलेट करने के तरीके में एक गहरे और परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। यह सिर्फ एक इलेक्शन या एक ट्रीटी के बारे में नहीं है। यह ग्लोबल पावर के फंडामेंटल स्ट्रक्चर के बारे में है। यह शब्द कोल्ड वॉर के बाद पॉपुलर हुआ। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश जैसे लीडर्स ने इसे कोऑपरेशन के फ्यूचर को बताने के लिए यूज किया। यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच लंबे टकराव के बाद लोगों को एक ज्यादा पीसफुल वर्ल्ड की उम्मीद थी। उन्होंने सोचा कि कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू एक साथ काम करेंगी ताकि वॉर और गरीबी जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। यह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का होपफुल ऑफिशियल मतलब था। यह इंटरनेशनल लॉ और कॉमन गोल्स पर बेस्ट फ्यूचर का एक विजन था, जो दशकों की सुपर पावर राइवलरी से अलग था, जो अभी अभी खत्म हुई थी। यह विजन ऑप्टिमिज्म और ग्लोबल पार्टनरशिप का था। हालांकि कुछ लोगों के लिए इस फ्रेज का मतलब और भी डार्क हो गया। ओपन कोऑपरेशन का फ्यूचर देखने के बजाय उन्होंने एक सीक्रेट प्लान देखा। यहीं से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी शुरू होती है। इस बिलीफ के हिसाब से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक होपफुल ड्रीम नहीं, बल्कि एक सिनिस्टर प्लॉट है। यह एलीट लोगों के एक सीक्रेट पावरफुल ग्रुप का प्लान है ताकि एक सिंगल अथॉरिटेरियन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जा सके। यह गवर्नमेंट नेशनल सॉवरेंटी को खत्म कर देगी, इंडिविजुअल फ्रीडम्स छीन लेगी और लोगों की लाइफ के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करेगी। यह आइडिया ऑफिशियल पब्लिक मीनिंग को पूरी तरह से पलट देता है, पीस के प्रॉमिस से लेकर टोटल कंट्रोल के थ्रेट तक। इस सीक्रेट ग्रुप को अक्सर एक शैडो कैबल के रूप में बताया जाता है। बिलीवर्स कह सकते हैं कि इसमें पावरफुल पॉलिटिशियन, बिलियनियर बिजनेस लीडर्स, इंटरनेशनल बैंकर और यहां तक कि रॉयल्टी भी शामिल है। थ्योरी कहती है कि वे सीक्रेटली मिलते हैं ताकि ऐसे डिसीजन ले सकें जो पूरे प्लेनेट को इफेक्ट करते हैं, बिना किसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस के। उन पर दुनिया की घटनाओं, फाइनेंशियल क्राइसिस से लेकर वॉर्स तक को मैनिपुलेट करने का आरोप है ताकि वे टोटल ग्लोबल डोमिनेशन के अपने गोल को पूरा कर सकें। तो जबकि एक आदमी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सुनकर पीसफुल डिप्लोमेसी के बारे में सोचता है, वहीं दूसरा आदमी वही शब्द सुनकर इंसानियत की डोर खींचने वाले एक छिपे हुए हाथ, परछाइयों में काम करने वाली एक सीक्रेट गवर्नमेंट की कल्पना करता है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का डर किसी एक तरह के इंसान को नहीं लगता है। इसमें अलग अलग ग्रुप्स के लोग शामिल होते हैं। हर किसी की अपनी अलग अलग दिक्कतें और सोच होती है। जैसे कुछ धार्मिक ग्रुप्स, खास करके कुछ कट्टर ईसाई, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को बाइबल की भविष्यवाणी के नजरिए से देखते हैं। वे मानते हैं कि एक अकेली ग्लोबल सरकार दुनिया के अंत का संकेत है, जो मसीह विरोधी जैसे किसी व्यक्ति के आने से पहले की तैयारी है। उनके लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस सिर्फ पॉलिटिकल बॉडीज नहीं है, बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक बुराई के औजार हैं जो इंसानियत को भगवान से दूर ले जाना चाहती है, जिससे इसके खिलाफ लड़ना एक पवित्र ड्यूटी बन जाती है। दूसरी तरफ राइट विंग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और पैट्रियट ग्रुप्स हैं। उनकी चिंता धार्मिक भविष्यवाणी से ज्यादा नेशनल सॉवरेनिटी और पर्सनल लिबर्टी को लेकर है। वे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को अपने देश की आजादी और संविधान के लिए सीधा खतरा मानते हैं। उन्हें डर है कि यूनाइटेड नेशंस या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे कानून लागू करेंगी जो उनके देश के अपने लीगल सिस्टम से ऊपर होंगे। इन ग्रुप्स के लिए दुश्मन खुद ग्लोबल वार्मिंग है, जिससे उनकी राय में राष्ट्रीय पहचान, कल्चर और नागरिकों के खुद को बिना किसी बाहरी दखल के चलाने के अधिकार खत्म हो जाते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस षड्यंत्र के आर्थिक पहलुओं पर ध्यान देते हैं। उनका मानना है कि इंटरनेशनल बैंकरों और कॉरपोरेट लीडर्स का एक छोटा ग्रुप अपने फायदे के लिए दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। वे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जैसी ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सबूत के तौर पर दिखाते हैं। उनके हिसाब से ये ऑर्गेनाइजेशंस डेवलपिंग नेशंस में कर्ज और डिपेंडेंसी पैदा करती हैं, जिससे वे एक ग्लोबल फाइनेंशियल एलीट के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं। यह नजरिया
न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को आर्थिक गुलामी के सिस्टम के तौर पर देखता है, जहां मकसद सिर्फ पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं बल्कि दुनिया की सारी दौलत को कुछ लोगों के हाथों में इकट्ठा करना है। ये अलग अलग विचार अक्सर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और एक दूसरे से आइडिया लेते हैं, जिससे विश्वासों का एक पेचीदा और उलझा हुआ जाल बन जाता है। एक इंसान थ्योरी के धार्मिक और पॉलिटिकल दोनों पहलुओं में विश्वास कर सकता है। उन सभी को जोड़ने वाला मूल विचार गहरे अविश्वास का है। यह ताकतवर केंद्रीकृत संस्थाओं पर गहरा शक और यह मानना है कि दुनिया की घटनाओं के बारे में ऑफिशियल एक्सप्लेनेशंस सिर्फ एक दिखावा है। यह साझा अविश्वास एक मजबूत गोंद की तरह काम करता है, जो बहुत अलग बैकग्राउंड के लोगों को एक साथ बांधता है, जो सभी महसूस करते हैं कि एक गुप्त और बुरी ताकत उनकी दुनिया को आकार दे रही है। कई सालों तक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कॉन्स्पिरेसी के आइडियाज बस कुछ ही लोगों तक सिमटे हुए थे। वे सेल्फ पब्लिश्ड पैम्फलेट्स में मिलते थे, देर रात के रेडियो शो में उन पर बात होती थी और छोटी प्राइवेट मीटिंग्स में डिस्कस किए जाते थे। यह फुसफुसाहटों और मीमियोग्राफ न्यूज़लेटर्स की दुनिया थी, जो एक मानने वाले से दूसरे तक पहुंचती थी। इन आइडियाज की पहुंच फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और छोटे निश मीडिया के दर्शकों तक ही सीमित थी। इस जानकारी को ढूंढने में मेहनत लगती थी, जिससे मानने वालों को लगता था कि वे एक एक्सक्लूसिव ग्रुप का हिस्सा हैं, जो एक छिपी हुई सच्चाई जानते हैं। मैसेज को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना एक धीमा और मुश्किल प्रोसेस था। फिर इंटरनेट आया और सब कुछ बदल गया। फुसफुसाहटें डिजिटल चिल्लाहट बन गईं, जो पल भर में पूरी दुनिया घूम सकती थीं। वेबसाइट्स, ऑनलाइन फोरम्स और वीडियो प्लेटफॉर्म्स इन थ्योरीज को फैलाने के लिए पावरफुल मेगाफोन बन गए। अचानक इंटरनेट कनेक्शन वाला कोई भी व्यक्ति एविडेंस की एक विशाल लाइब्रेरी तक पहुंच सकता था, जिसमें मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट्स से लेकर एल्बोरेट वीडियो एसेज तक शामिल थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिदम, जो यूजर्स को एंगेज रखने के लिए डिजाइन किए गए थे, अक्सर इस कंटेंट को एम्प्लीफाई करते थे। अगर आप कॉन्स्पिरेसी के बारे में एक वीडियो देखते, तो प्लेटफॉर्म 10 और सुझाता, जिससे एक रैबिट होल बन जाता, जो एक क्यूरियस व्यक्ति को तेजी से गहरे विश्वास की दुनिया में ले जा सकता था। मूवीज और टेलीविजन शो ने भी एक रोल प्ले किया है, हालांकि अक्सर अनजाने में। सीक्रेट सोसाइटीज, गवर्नमेंट कॉन्स्पिरेसीज और दुनिया को कंट्रोल करने वाले शैडो एलाइट्स के बारे में फिक्शनल स्टोरीज बहुत पॉपुलर हैं। दी एक्स फाइल्स या दी दा विंची कोड जैसी शो या फिल्मों के बारे में सोचिए। हालांकि ये एंटरटेनमेंट के लिए बनाए गए हैं, लेकिन ये कुछ दर्शकों को कॉन्स्पिरेशनल आइडियाज को ज्यादा विश्वसनीय लग सकते हैं। वे इस आइडिया को नॉर्मलाइज करते हैं कि विशाल छिपी हुई साजिशें न केवल पॉसिबल हैं, बल्कि लाइकली भी हैं। थ्रिलिंग फिक्शन और कुछ लोगों के फैक्ट मानने वाली चीजों के बीच की लाइन धुंधली हो सकती है, जिससे रियल वर्ल्ड कंस्पिरेसी थ्योरीज एक ऐसी कहानी का एक और चैप्टर लगने लगती है, जिसे वे पहले से जानते हैं। पावरफुल फिगर्स के हालिया एक्शंस ने एक और लेयर जोड़ दी है। जब एलन मस्क जैसे टेक बिलियनियर अपने विशाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल पॉलिटिशियंस पर अटैक करने के लिए करते हैं, या जब पॉलिटिकल लीडर्स खुद अपने खिलाफ काम करने वाले डीप स्टेट की बात करते हैं, तो वे इन आइडियाज को एक लेजिटिमेसी देते हैं। रहस्यमयी ड्रोन दिखने की खबरें, जिन्हें अधिकारी तुरंत एक्सप्लेन नहीं कर पाते, एक इंफॉर्मेशन वैक्यूम बनाती है, जो प्रोजेक्ट ब्लू बीम जैसी थ्योरीज से जल्दी भर जाती है। यह आइडिया की एलीट्स एनडब्ल्यू लाने के लिए एलियन इन्वेजन का दिखावा करेंगे। मीडिया, टेक्नोलॉजी और रियल वर्ल्ड इवेंट्स का यह मिक्स एक फर्टाइल ग्राउंड बन गया है, जहां एनडब्ल्यू थ्योरीज पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ और फैल सकती है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को दुनिया में जो हो रहा है उससे अलग करना जरूरी है। ग्लोबल पॉलिटिक्स सच में बदल रही है। दुनिया उस दौर से आगे बढ़ रही है जब यूनाइटेड स्टेट्स अकेली सबसे बड़ी महाशक्ति थी। हम एक मल्टीपोलर एरा में एंटर कर रहे हैं, जहां चाइना और इंडिया जैसे देश ज्यादा प्रभावशाली बन रहे हैं। असली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं और वे ऐसे फैसले लेते हैं जो कई देशों को अफेक्ट करते हैं। ग्लोबल पावर में यह बदलाव एक रियल और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन यह इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स में खुले ऑब्जर्वेबल ट्रेंड्स का नतीजा है, न कि किसी अंधेरे कमरे में रची गई कोई सीक्रेट प्लॉट। एनडब्ल्यूओ कंस्पिरेसी थ्योरीज में विश्वास करने का खतरा यह है कि उनके सीरियस रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इस तरह की सोच से लेजिटिमेट इंस्टीट्यूशंस जैसे गवर्नमेंट्स, साइंस और प्रेस पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रस्ट हो सकता है।
जब लोगों को लगता है कि डॉक्टर्स उन्हें नुकसान पहुंचाने की साजिश का हिस्सा है, तो वे लाइफ सेविंग वैक्सीन्स लेने से मना कर सकते हैं। जब उन्हें लगता है कि इलेक्शंस एक सीक्रेट कैबल द्वारा रिग्ड हैं, तो इससे डेमोक्रेसी में विश्वास कम हो सकता है और कभी-कभी वायलेंस भी हो सकती है। यह गहरा संदेह समाज के लिए असली समस्याओं को हल करना असंभव बना सकता है, क्योंकि लोग शेयर्ड सेट ऑफ फैक्ट्स पर सहमत नहीं हो सकते। इसके अलावा ये थियरीज अक्सर स्केपगोटिंग पर निर्भर करती हैं। वे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जैसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को लोगों के एक स्पेसिफिक ग्रुप पर ब्लेम करते हैं, जिन्हें बुरा और कॉन्स्पिरेटोरियल दिखाया जाता है। हिस्टोरिकली यह अक्सर माइनॉरिटी ग्रुप्स रहे हैं, जैसे ज्यूइश लोग या इमिग्रेंट। यह न केवल अनफेयर और हेटफुल है, बल्कि यह इनोसेंट कम्युनिटीज के खिलाफ प्रेजुडिस और वायलेंस को भी भड़का सकता है। यह एक फैंटम एनिमी पर एंगर और फियर को केंद्रित करके असली समस्याओं के असली समाधान खोजने से डिस्ट्रैक्ट करता है। एक यूएस पॉलिटिशियन द्वारा एक सिख मैन की हालिया मिसआइडेंटिफिकेशन और क्रिटिसिज्म इस तरह के हार्मफुल प्रेजुडिस का एक छोटा लेकिन बताने वाला उदाहरण है। इसलिए यह पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि हम जो इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं उसके बारे में ध्यान से और क्रिटिकली सोचें। हमें खुद से पूछना चाहिए, यह इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है? क्या सोर्स रिलायबल है? क्या कोई एक्चुअल एविडेंस है या सिर्फ स्पेक्यूलेशन और रूमर? किसी क्लेम को स्वीकार करने से पहले कई रेप्यूटेबल सोर्सेज का उपयोग करके फैक्ट्स को चेक करना क्रूशियल है, खासकर एक सेंसेशनल क्लेम को। दुनिया कॉम्प्लिकेटेड है और सिंपल स्टोरीज को स्वीकार करना टेम्पटिंग है, जो सब कुछ समझाती हुई लगती है। हालांकि समझने का असली रास्ता केयरफुल थिंकिंग, अपनी बायसेस पर सवाल उठाना और ट्रूथ की तलाश करना है, न कि फियर और फिक्शन को अपनाना। If you like the video, please like and subscribe for more videos like this.